करूँ दोस्तों कोशिका झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल सन 1972 में सिंगर निकोलसन द्वारा दिया गया उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कोशिका संरचना एवं कोशिका भित्ति के बारे में। अब आज पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में। सबसे पहले जब सन 1950 से पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तो कोशिका झिल्ली के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं थी। लेकिन सन 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन एवं बायो मेम्ब्रेन का डिटेल जैव रासायनिक अध्ययन हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में और उनके रासायनिक और कार्बनिक अणुओं के स्टडी के लिए बड़ा तहलका मचा दिया। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन में जब उसका रासायनिक अध्ययन किया गया माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो पाया गया कि जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है। और इसमें जो लिपिड होता है ये दोहरी स्तर के रूप में होता है। एक लेयर तो ये फास्फोलिपिड की ये नहीं और दोहरी परत के रूप में होता है। अब ये फास्फोलिपिड का जो अणु होता है इसका ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं सिर और ये होती है इसकी पूंछ। सिर वाला जो भाग होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, जलरागी, हाइड्रोफिलिक। और जो पूंछ वाला भाग होता है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ होता है और ये होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विराजी, मतलब जल को ये रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जो फास्फोलिपिड का ये वाला अणु है जो सिर होता है वो जल से प्यार करता है, मतलब जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब इसका विस्तृत और अध्ययन हुआ तो यह पाया गया जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है उसमें पाया गया कि जो प्रोटीन है वो अगर फास्फोलिपिड के अणुओं के बीच में धसी रहती है और यह जो पूरी तरह धसी हुई जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन फास्फोलिपिड के अणुओं की ऊपरी सतह पर होती है, मतलब अच्छी तरह से अगर अंदर नीचे धसी नहीं होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल, परिधीय प्रोटीन। इसको क्या आसानी से रिमूव किया जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है। परंतु जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो फास्फोलिपिड के अणुओं के अंदर धसी होती है उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद जब हमने देखा कि जब आरबीसी का जो आरबीसी होती है उसका जब जैव रासायनिक अध्ययन किया गया तो हमने पाया कि उसके अंदर 52% तो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और 40% लिपिड होता है। अब हुआ तब पाया गया कि इसी दोहरी परत के अंदर जो कोशिका झिल्ली की दोहरी परत है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अणु भी होते हैं, शर्करा के मॉलिक्यूल्स भी अटैच रहते हैं, शर्करा से पॉलीसेकेराइड जिन्हें बोलते हैं वो भी शर्करा के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये तो थी हमारी कोशिका झिल्ली की संरचना। लेकिन कोशिका झिल्ली को और अच्छी तरह से एक मॉडल दिया गया सिंगर निकोलसन वैज्ञानिक ने सन 1972 के अंदर। और यह जो मॉडल था जो कोशिका झिल्ली का जो ये मॉडल था मोस्ट एक्सेप्टेड था, मतलब सभी वैज्ञानिकों द्वारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा था? ये फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का तरल कृमिर मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो फास्फोलिपिड के अणु हैं वो दोहरी परत के रूप में रहते हैं और जो प्रोटीन होती है वो इसके अंदर धसी हुई होती है। तो जो फ्लूइड मोजेक मॉडल जो सिंगर निकोलसन द्वारा दिया गया उसका जो मेन कोटेशन था वह था कि लिपिड की अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन के अणु भी हैं जो पेरिफेरल है और एक इंटीग्रल है। तो सिंगर निकोलसन जी ने बताया कि लिपिड की अर्ध तरलीय मतलब सेमी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ फास्फोलिपिड, मतलब तरलीय प्रकृति होती है फास्फोलिपिड की। और फास्फोलिपिड की यही तरलीय प्रकृति के कारण जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है ये लेटरल मूवमेंट मतलब
इसका मतलब पार्श्व गति, ये नहीं कि इसके एक्रॉस आ जा सके या इधर उधर जा सके, लेकिन जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं या तो यूं मूवमेंट करेंगे पार्श्व, या यूं, मतलब पूरी तरह मूवमेंट नहीं है। तो वो जो मूवमेंट है वो अर्ध फ्लूइड नेचर के कारण है। किसके? फास्फोलिपिड जो अणु हैं उसकी अर्धतरलीय प्रकृति के कारण है। तो अब हम देखेंगे जो कोशिका झिल्ली है उसकी अर्धतरलीय प्रकृति के कारण ये कोशिका झिल्ली के जो काम क्या क्या हैं, मतलब जो फ्लूइड नेचर है उसके कारण सेल मेम्ब्रेन सेल ग्रोथ पर कोशिका वृद्धि कर पाती है, और उसी अर्धतरलीय प्रकृति के कारण कोशिका विभाजन कर पाती है। एवं फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जिन्हें प्रोटोप्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है, उनका निर्माण भी, फॉर्मेशन भी उस फ्लूइड नेचर के कारण होता है। और जो कोशिका के अंदर जो विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है या कहीं सीक्रेशन की, तो उसका श्रवण भी क्या है, उसी फ्लूइड नेचर के कारण होता है। और कोशिका की एक मूवमेंट होता है जिसको जाना जाता है एंडोसाइटोसिस। उसमें क्या होता है, अगर कोशिका को किसी पदार्थ की आवश्यकता है तो वो बाहर से अणुओं को ले लेगी और अपने अंदर ले लेगी, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये सभी जो काम हैं, अगर कोशिका झिल्ली की फ्लूइड नेचर नहीं होती तो ये सारे काम नहीं हो पाते, ना तो सेल ग्रोथ पाती, ना सेल डिवीजन कर पाती, मतलब कोशिका विभाजन भी नहीं कर पाती, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका नहीं बनती। प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये दो कोशिकाओं के मध्य में, दो कोशिका, इसके मध्य में जीव द्रव्य संबंध, मुझे ये हल्के से फाइबर होते हैं उनके संबंध वो भी स्थापित नहीं हो पाता। तो इसका मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका को कोई इंफॉर्मेशन, जैसे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कौन सी प्रोटीन आनी है जानी है, तो उसका भी आपस में कोई व्यवहारिक पता नहीं चलता एक कोशिका को दूसरी कोशिका को। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा भी बहुत अच्छे काम करते हैं, इसके अंदर सीक्रेशन भी होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। अब ये तो थे उसकी फ्लूइड नेचर के कारण कोशिका झिल्ली के, लेकिन अपन ओवरऑल जो कोशिका झिल्ली का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो कोशिका झिल्ली का मुख्य काम एक अगर पूछा जाए तो उसका एक मुख्य काम होता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अणुओं का परिवहन करना कोशिका झिल्ली का ही मुख्य काम होता है। अब ये परिवहन दो प्रकार का होता है मुख्यतः। यदि कोशिका झिल्ली के आर पार, मतलब इधर भी और इधर, यदि किसी अणु को ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की, यदि किसी मॉलिक्यूल्स को कोशिका झिल्ली के आर पार जाने के लिए एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की आवश्यकता है जाने के लिए, तो इस प्रकार के परिवहन को बोलते हैं सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यदि कोई अणु है बिना किसी ऊर्जा के ही आ जा रहा है तो इस प्रकार के परिवहन को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब निष्क्रिय परिवहन। और लेकिन जल एक ऐसा अणु होता है H2, जल, ये क्या होता है, विसरण होता है जल का। विसरण मतलब सांद्रता प्रवणता के अनुसार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अब भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सेल मेम्ब्रेन का मुख्य काम है। लेकिन बहुत से अणु ऐसे होते हैं जैसे जो हाइड्रो, जिनकी प्रकृति कैसे होती है, ध्रुवीय है, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी जो फास्फोलिपिड की जो ये लेयर होती है, ये तो होती है क्या, जल रागी, और ये कौन होती है, जल विरागी। तो इससे होकर क्या हम अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये तो पोलर है, और ये कौन सी चीज आ गई, नॉन पोलर। कौन सी हो गई, नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इसके अंदर एक और विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं परिवहन प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे वाहक प्रोटीन थे। ये वाहक प्रोटीन क्या करती है, उन अणुओं को अपने ऊपर बैठाती है और बिना ये वाहक प्रोटीन इसके अंदर से वो
एक्रॉस में, जहां जैसी आवश्यकता दोनों कोशिका झिल्ली के इधर भी और इधर भी आ जा सकते हैं। तो ये था हमारा कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है। तो ये मॉडल फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिंगर्स निकोलसन द्वारा दिया गया, ये मोस्ट एक्सेप्टेड था और ये वैज्ञानिकों ने यही सर्वमान्य मॉडल था। तो ये थी थोड़ी जानकारी हमारी कोशिका झिल्ली के बारे में। आगे